की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक की लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग, जिसके ऑथर हैं अनीस जंग। पहला है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज एंड सेकंड है आई वांट टू ड्राइव अ कार। अगर हम अबाउट द लेसन में चले तो इस कहानी में ऑथर ने बताया है कि गरीब बच्चों की स्थिति कैसी होती है। मनुष्यों द्वारा बनाए गए इस समाज में सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण बच्चे अपने बचपन के आनंद को याद करने को मजबूर हो जाते हैं। ये जो बच्चे होते हैं इन्हें स्कूली शिक्षा का मौका ही नहीं दिया जाता और अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही श्रम को मजबूर किया जाता है। अब कहानी शुरू होती है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में ऑथर हैं वो हमें बताते हैं साहिब के बैकग्राउंड के बारे में। तो जो साहिब है वह और उसकी फैमिली बहुत पहले अपना घर छोड़ दिए थे और साहिब का घर काफ़ी हरे भरे खेतों के बीच में था, ढाका में, जो कि यह शहर बांग्लादेश में है। वो जो उनका पुराना घर है अब वो सिर्फ एक मेमोरी बनकर रह गई है जिसे वो लोग भूल चुके हैं। साहिब की माँ उसे बताती है कि पहले हम वहाँ पर खेती करते थे, लेकिन बाद में बड़े बड़े तूफ़ान आए और हमारे खेतों और घरों को बहा ले जाते थे और इसी कारण उन्हें ढाका शहर छोड़कर धन की तलाश दूसरे शहर आना पड़ा। तो पार्ट शुरू होता है। तो अब ऑथर यहाँ साहिब से पूछती हैं कि तुम यह काम क्यों करते हो। तो साहिब यहाँ कहता है और मैं क्या करूँ, मेरे पास तो और कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो ऑथर पूछती है तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो साहिब कहता है कि मेरे नाइबर में कोई स्कूल है ही नहीं। तब ऑथर कहती हैं अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम उसमें पढ़ने आओगे। ऑथर मजाक में पूछ लेती हैं। तो इस पर साहिब बहुत खुश होकर कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर इसके कुछ दिन बाद रास्ते में ऑथर साहिब को दिख जाती हैं और वह उनके पास दौड़कर जाता है और पूछता है क्या आपका स्कूल तैयार हुआ। यह बात सुनकर ऑथर अपने आप काफ़ी एम्बैरस फील कर रहे थे। तो उन्होंने साहिब से कहा कि एक स्कूल को बनने में काफ़ी टाइम लगता है। ऑथर अपने मन में सोचने लगी जो वादे हम पूरा नहीं कर सकते उन्हें करते ही क्यों है। और फिर ऑथर कहते हैं मेरे जैसे वादे और भी न जाने कितने लोगों ने किया होगा इन लोगों के साथ। अब जब ऑथर उसे रोज़ देखती हैं तो महीनों बाद साहिब से उसका नाम पूछती हैं। तो इस पर साहिब कहता है मेरा नाम साहिब आलम है। तो ऑथर सोचती हैं इसे तो अपने नाम का मतलब भी नहीं पता है। अगर उसे मालूम चल जाए कि उसके नाम का अर्थ संसार का मालिक है, लेकिन वो तो वैसी लाइफ जी ही नहीं रहा है। वह अपने गलियों में घूमता रहता है नंगे पैर वाले लड़कों के साथ। उनकी फ़ौज उन पक्षियों की तरह है जो सुबह तो दिखाई देते हैं लेकिन दोपहर में गायब हो जाते हैं। अब ऑथर उन लोगों से महीने भर से लगातार मिलती रहती है तो उन सब को पहचानने लगती हैं। और अब ऑथर उनमें से एक लड़के से पूछती हैं कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहने हैं। तो उसने सीधा उत्तर दिया मेरी माँ ने चप्पल को अटारी पर रख दिया है। और उनमें से दूसरा लड़का कहता है अगर इसकी माँ फुटवियर उतार के दे भी दे तो वह उसे फेंक देगा। और जो लड़का ये कहता है उसने खुद शूज़ पहन रखे थे, लेकिन दोनों शूज़ अलग अलग थे, या यूँ कह सकते हैं एक पैर का शूज़ किसी और का था और दूसरे पैर का शूज़ किसी और का था। तो उनमें से जो तीसरा लड़का था उसने कहा मुझे जूते चाहिए, क्योंकि उसने कभी भी अपने लाइफ में पेयर ऑफ शूज़ नहीं पहने थे। तो अब ऑथर कहती हैं वो देश भर में कई शहरों गांवों में घूमी हैं जहां के बच्चे नंगे पैर देखा, लेकिन ये पैसों की कमी के कारण नहीं है बल्कि नंगे पैर रहना एक परंपरा है। और इसके बाद ऑथर कहती हैं कि मुझे एक पुरानी कहानी याद आती है और वो कहानी एक आदमी ने उन्हें बताया था जो वह उडीपी में रहता था। जब वह छोटा था तब वह स्कूल जाते वक्त एक मंदिर से होकर गुजरता था और उस मंदिर में उसके पिता एक पुजारी थे। तो जब भी वह मंदिर के पास पहुंचता तो वह भगवान से प्रे करता था कि काश उसके पास भी एक पेयर ऑफ शूज़ होता। और जब वह आदमी छोटा था तो उसके 30 साल बीत जाने के बाद ऑथर उस मंदिर को विज़िट करते हैं, लेकिन अब उस टेम्पल में ज़्यादा लोग नहीं रहते थे और उस टेम्पल के पीछे अब एक नया प्रीस्ट यानी पुजारी रहते थे। और ऑथर देखती है कि एक छोटा लड़का जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है और साथ ही में उसने शूज़ भी पहने हुए हैं
और वो छोटा लड़का भागता हुआ आता है और अपने फोल्डिंग पलंग पर बैग को फेंक कर चला जाता है। और अब आर्थर लड़के की ओर देखते हुए कहती हैं कि मुझे उस दूसरे लड़के की प्रे की याद आ गई, जो हमेशा एक पेयर ऑफ शूज़ के लिए गॉड से प्रे करता था। अब इसके बाद आर्थर बताती हैं कि भले ही अब इन प्रीस्ट के बच्चे शूज़ पहनने लगे हैं, लेकिन साहिब जैसे लोग अब भी बिना शूज़ के ही रहते हैं। और अब आर्थर हमें बताते हैं कि उन रैग पिकर के साथ रहते रहते आर्थर को सीमापुरी के बारे में भी काफ़ी कुछ मालूम हो जाता है, जो कि यह स्थान दिल्ली के बॉर्डर पर है। लेकिन कहने को यह सिर्फ बॉर्डर पर है, एक्चुअल में यह दिल्ली से मीलों दूर है। अब आर्थर बताती हैं ये जो सीमापुरी के लोग हैं वो ऑफिशियली यहाँ पर नहीं हैं, बल्कि इल्लीगल तरीके से यहाँ पर रहते हैं। ये बांग्लादेश से यहाँ पर आए थे सन 1971 में, और साहिब की फैमिली भी उनमें से एक है। और ये लोग 30 साल से भी ज़्यादा यहाँ पर रह रहे हैं, और वो भी बिना किसी आइडेंटिटी के और बिना किसी परमिट के। इसके बाद आर्थर एक महिला के ग्रुप में जाती हैं, जहाँ उन लोगों से पूछती हैं कि आप लोगों ने अपने हरे भरे खेतों और नदियों सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया। तब वह महिला कहती है अगर दिन के ढलने पर हम अपने फैमिली को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं तो यह हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। एक ऐसी जगह पर रहने से जहाँ पर उनके खेत तो होते हैं, पर उन खेतों से कोई भी फसल प्राप्त नहीं होते थे। और अब साहिब आर्थर से कहता है कि कभी कभी मुझे गार्बेज में 1 रुपया यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है, और जब भी उन्हें ऐसा कुछ भी मिल जाता है तो वो और भी ज़्यादा ढूंढने लगते हैं, इस होप में कि शायद उन्हें 1-2 और नोट या चांदी के सिक्के मिल जाए। और जो ये गार्बेज है वो इन बच्चों के लिए अलग है और इनके पेरेंट्स के लिए अलग है, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स हैं वो इस गार्बेज को केवल एक जीने का जरिया मानते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो उसे नई नई चीज़ें ढूंढते हैं। जैसे कभी उन्हें गार्बेज में रुपए मिल जाता है तो कभी कोई नई चीज़ें मिल जाती हैं। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि सर्दी के मौसम में वो साहिब को देखती हैं कि उनके पड़ोसी के दरवाजे के पास खड़ा होता है। वहाँ से वो टेनिस खेलने वाले 2 युवक को देखता है, और जब ये लोग टेनिस खेल कर चले जाते हैं और कोई आसपास नहीं होता है तो साहिब अंदर चला जाता है और टेनिस बैट को लेकर स्विंग करता है। इसके बाद ऑथर देखती हैं कि साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहन रखे, जो कि साहिब के ऊपर वो शूज़ थोड़े विचित्र लग रहे थे क्योंकि उसके कपड़े का रंग उड़ चुका था। और तभी जो साहिब है वो कहता है कि ये शूज़ मुझे किसी ने दिए हैं। और तब आर्थर सोचती हैं कि ज़रूर यह शूज़ किसी रिच लड़के का होगा। वह लड़का यह पहनने से इनकार कर दिया होगा क्योंकि इसके एक शूज़ में थोड़ा सा होल है। इसके बाद आर्थर हमें बताती हैं कि एक सुबह वह साहिब से मिलती हैं जब वह दूध लेने जा रहा होता है, तो साहिब कहता है कि अब वह एक टी स्टॉल पर काम करता है जो कि उस सड़क के बगल में है। और अब साहिब यह भी बताता है कि उसे 800 रुपये पूरे दिन का भोजन भी मिलता है। और तभी आर्थर उससे पूछती हैं क्या ये काम तुम्हें पसंद है। आर्थर कहती हैं कि स्टील का कनस्तर उस थैले से कहीं ज़्यादा भारी है जिसे वो आराम से अपने कंधे पर कैरी कर लेता था। वैसे तो प्लास्टिक का थैला काफ़ी भारी होता है, लेकिन यहाँ पर आर्थर उस फ्रीडम में ये बात जोड़कर कहती हैं। और अब यह कनस्तर उस टी स्टॉल के मालिक का है और थैला साहिब का था। आर्थर कहती हैं कि साहिब अब अपना फ्रीडम खो चुका है और अब वह स्वयं का मालिक नहीं, और अब उसे सारे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो बस ये था पार्ट 1 समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। इसके नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा, सेकंड स्टोरी मुकेश की आई वांट टू ड्राइव अ कार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़